अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रॉद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि फाइनली JF17 ब्लॉक 3 में नया इंजन हमें देखने को मिल रहा है जिसकी थ्रस्ट ज़्यादा है, और जो वाहिद वीकनेस हमें JF17 ब्लॉक 3 की नज़र आ रही थी वो सॉल्व हो चुकी है। ये न्यू इंजन किन फीचर्स के साथ आएगा, और इसके साथ साथ मई 2025 में कुछ माह पहले ही इंडिया ने प्रॉपर कैंपेन लॉन्च की थी अपने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ से कि रशिया को अप्रोच किया जाए कि JF17 के जो इंजन्स हैं यानी कि RD93 वो ब्लॉक कर दिए जाएं। वो डील बहुत ही बुरी तरह शैटर होती हुई नज़र आई है। अब ज़ाहिर बात है, अगर तो ब्लॉक 3 में ये नया इंजन आ गया है तो इसका सिंपल एज दैट मतलब ये है कि इंडिया की कैंपेन फेलियर का शिकार हुई है। और इस फेलियर की वजह क्या है, और इस नए इंजन के आने के बाद हमें थंडर ब्लॉक 3 में क्या मज़ीद स्पेसिफिकेशंस अपने बेहतर पोटेंशियल पर यूज़ होते हुए नज़र आएंगे। सबसे पहले तो रियाद 2025 में जो JF17 एयरक्राफ्ट प्रेजेंट किया गया उसकी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। यहाँ जो इसकी मैक्सिमम रेंज है ये अराउंड 3000 किलोमीटर से ज़्यादा लिखी हुई है, और जो टॉप स्पीड है 2000 किलोमीटर पर आवर के अराउंड यहाँ स्टेट की गई है। जो यहाँ इंजन की थ्रस्ट है यानी कि पावर है ये 20,500 पाउंड्स का थ्रस्ट है। अगर इसे किलो न्यूटन में देखा जाए तो 91.2 किलो न्यूटन। इससे पहले JF17 एयरक्राफ्ट के ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और इनिशियल जो ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट थे उनमें बेसलाइन RD93 इंजन यूज़ होता है। इसकी मैक्सिमम थ्रस्ट 84.4 किलो न्यूटन है, लेकिन जो यहाँ न्यू थ्रस्ट लिखी हुई है ये 91 किलो न्यूटन है, यानी कि इसमें अच्छा खासा इजाफा है, अराउंड 2000 पाउंड्स का इजाफा है, और ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है। JF17 एयरक्राफ्ट के लिए दो इंजन्स हमेशा से ही डिस्कस होते रहे हैं, RD93MA जो कि RD93 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, और दूसरा WS13E जो कि चाइनीज़ इंस्पिरेशन है RD93 की। माजी में WS13 का बेसलाइन वेरिएंट JF17 में टेस्ट किया गया है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बेसलाइन RD93 के मुकाबले में भी नहीं थी। उसकी सर्विस लाइफ भी कम थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइनीज़ इंजन को रिजेक्ट कर दिया था। अब उसका भी एक अपग्रेडेड वेरिएंट है WS13E। अब करंटली JF17 ब्लॉक 3 में कौन सा इंजन है इसके बारे में एयरफोर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ये WS13 हो सकता है, ये RD93MA भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो 80 to 90% चांसेस हैं वो RD93MA के हैं, क्योंकि विजिबल कोई चेंज नहीं है, और RD93MA और सिंपल RD93 इनका डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, कोई वाज़ेह डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। RD93MA में आपको फुली डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स मिलते हैं, जिसकी वजह से इंजन की सर्वाइवेबिलिटी बेहतर हो जाती है। अगर इंजन में कोई टेक्निकल फेलियर भी आ जाए थोड़ा बहुत, तो इंजन उसको रिवाइव कर सकता है बहुत कम टाइम में, जबकि जो नॉर्मल बेसलाइन वेरिएंट है उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, और ये चीज़ फैटल भी हो सकती है। अब इंजन की थ्रस्ट ज़्यादा होने से JF17 ब्लॉक 3 की स्पीड को ज़्यादा करना या उसकी टॉप स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन टॉप स्पीड आज के दौर में उस तरह मैटर नहीं करती। जो ज़्यादा चीज़ मैटर करती है कि JF17 ब्लॉक 3 के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार को ज़्यादा पावर मिलेगी, इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है उसको ज़्यादा इनपुट मिल रही होगी, और यहाँ तक कि इसकी जो इलेक्ट्रिक आउटपुट है वो ऑलमोस्ट डबल है। RD93 की इलेक्ट्रिक आउटपुट अराउंड 25 से 27 या 28 किलोवाट के अराउंड थी, जबकि RD93MA या इस अपग्रेडेड इंजन की जो इलेक्ट्रिक आउटपुट है वो 45 किलोवाट से ज़्यादा है। बहरहाल ये डिबेटेबल है, कुछ लोगों के नज़दीक ये 45 है, कुछ लोग इसे 50 किलोवाट के अराउंड भी कंसीडर कर रहे हैं। इंजन की थ्रस्ट चूँकि 84 किलो न्यूटन से बढ़कर 91 किलो न्यूटन तक गई है, तो जो KLJ7 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है इसकी PAE यानी कि पावर एडिड एफिशिएंसी वो भी ज़्यादा होगी। पावर एडिड एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि इंजन कितनी ज़्यादा पावर देता है, और जो पावर होती है रडार को मिल रही उसमें से हाफ पावर उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने में, यानी कि जो रेज जिनके थ्रू रडार देख रहा होता है वो जनरेट करने में यूज़ होती है, जबकि बाकी पावर हीट एनर्जी की सूरत में खारिज हो रही होती है। इसी वजह से ऐसा रडार का कूलिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए, और JF17 ब्लॉक 3 का रडार कंफर्म है कि लिक्विड कूल्ड है। उस पर डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ ब्लॉक 3 में ज़्यादा पावर जनरेशन चाहिए, क्योंकि उसमें आपके पास नेक्स्ट जनरेशन सेंसर सूट है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स हैं, रडार वार्निंग रिसीवर है, IR सेंसर्स भी हैं आई बिलीव उसमें, और आपके पास ISA रडार है। फिर आपके पास पंजनत नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट आती है।
तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट को आपने पावर देनी है और पावर भी इस तरह सप्लाई करनी है कि एयरक्राफ्ट की अपनी परफॉर्मेंस पर कोई फ़र्क ना पड़े। सो उस कॉन्टेक्स्ट में बेसलाइन RD-93 काम चला रहा था, लेकिन उससे 19-20 इसकी एफिशिएंसी में फ़र्क भी आ रहा था। लेकिन इस न्यू इंजन के आने के बाद वो जो वीकनेस थी बेसिकली वो ख़त्म हो चुकी है। RD-93MA के बाद अगर आप JF-17 ब्लॉक 3 की थ्रस्ट टू वेट रेशो मेजर करें तो ग्रोस वेट के साथ इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशो 1.03 होती है, जबकि बेसलाइन RD-93 इंजन के साथ इसकी ग्रोस वेट के साथ थ्रस्ट टू वेट रेशो 0.94 थी। यानी कि JF-17 ब्लॉक 3 को एक बड़ा बूस्ट मिला है। नॉर्मली जो थ्रस्ट टू वेट रेशो है वो 0.90 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोनों केसेस में ब्लॉक 3 एक अच्छा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके साथ साथ मई 2025 में इंडियन ओसेंट्स की तरफ से, जो कि इंडियन मिलिट्री के माउथ पीसेस अकाउंट्स होते हैं, वहाँ एक कैंपेन चलाई गई। कैंपेन ये थी कि रशिया को इन्फ्लुएंस किया जाए कि पाकिस्तान और चाइना को, ओबियसली चाइना भी जो कि JF-17 को प्रोड्यूस कर रहा होता है, पाकिस्तान भी, तो JF-17 ब्लॉक 3 के इंजन्स रुकवा दिए जाएं, यानी कि उन पर सैंक्शन लगवा दी जाए। और अल्टीमेटली उनकी वो कैंपेन नाकाम हुई, क्योंकि इंडिया ने वहाँ एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की कि रशिया के स्टेट ओन मीडिया RT न्यूज़, उसके खिलाफ भी उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। आप रशिया को एक चीज़ के लिए मना रहे हैं, दूसरी तरफ आप रशिया के स्टेट ओन मीडिया को ही टारगेट कर रहे हैं, तो रशिया किस तरह आपकी बात मानेगा। दूसरा, रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस तरह बेहतर हुए हैं, और इवन दो पाकिस्तान ने भी इस चीज़ का ख्याल रखा है कि रशिया का MiG-29 और SU-30 पाकिस्तान ने तबाह किया, लेकिन पाकिस्तान ने ज़्यादा उसकी बात ही नहीं की। तो वहाँ भी रशिया को पता है कि पाकिस्तान ने हमारी इज्जत रखी है, और ये बहुत बड़ा सेटबैक भी है इंडिया के लिए कि इतना बड़ा इंडिया का इत्तेहादी, उसने इंडिया की इस कैंपेन को भाव भी नहीं दिया, और इंडिया ने अपनी गलतियों की वजह से अपने आप को एक बंद गली की तरफ धकेला। जबकि पाकिस्तान ने वक्त के साथ साथ एक कंटिन्यूअल अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत ब्लॉक 3 की जो एक कमी रह गई थी उसको भी इसकी स्ट्रेंथ में बदल दिया है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।